लोग बोल रहे थे कि रोहित अब बूढ़ा हो चुका है, उसके रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि लेजेंड्स जो है ना वो डिबेट नहीं करते, बल्कि वो बल्ले से जवाब देते हैं। उनका काम नहीं होता बोलना। कल तक सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा की एज के बारे में डिस्कशन चल रहा था, फॉर्म के बारे में डिस्कशन चल रहा था, रिटायरमेंट के बारे में बातें चल रही थी। माता पिता लंदन पहुंच गए साहब, तस्वीरें सामने आ गई हैं, इस तरह के क्लेम्स जा रहे थे। लेकिन फिर लॉर्ड्स के बालकनी के नीचे एक ऐसा सीन बना जहां सिर्फ एक सेंचुरी स्कोर नहीं हुई, बल्कि एक स्टेटमेंट दिया गया। एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जिसने सबको याद दिला दिया कि सुपरस्टार्स अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, कोई और नहीं। लेकिन, और ये जो लेकिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। रोहित शर्मा ने अपने क्रिटिक्स को जवाब दे दिया, पर क्या टीम इंडिया ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया? बिल्कुल भी नहीं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड्स की ये सेंचुरी सिर्फ रोहित की कमबैक की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये टीम इंडिया के लिए 2027 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी वार्निंग भी है। सच बता रहा हूं, स्पोर्ट्स में फॉर्म टेम्परेरी होती है, लेकिन क्लास परमानेंट होती है। हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं। ये लाइन इतने हजारों बार सुन ली है कि अब तो कोई नींद में ही पूछ ले तो बता दें। लेकिन कुछ खिलाड़ी इस लाइन को सिर्फ कोट नहीं करते, बल्कि उस लाइन को जीते हैं। पिछले कुछ मैचेस में रोहित शर्मा लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, रन्स नहीं आ रहे थे। हर इनिंग्स के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर वही चीजें डिस्कस होती थी कि अब तो उम्र हो गई है, 2027 वर्ल्ड कप तक क्या ही खेल पाएगा, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। एंड ऑनेस्टली, अगर आप सिर्फ स्कोरबोर्ड के देखकर बातें करते हैं तो ये सवाल आपको गलत नहीं लगेंगे। लेकिन फिर लॉर्ड्स आता है, 110 बॉलें, 138 रन, 17 चौके, 5 छक्के। एंड सबसे खास बात, लॉर्ड्स जैसी आइकॉनिक ग्राउंड के ऊपर ओडीआई सेंचुरी बनाने वाले पहले इंडियन बैटर। ये इनिंग सिर्फ अटैकिंग नहीं थी, बल्कि एक इंटेलिजेंट इनिंग थी। इंग्लैंड स्लोअर बॉल्स कर रहा था। सैम करन आराम से 130 135 फेंकता है ये बॉलर, 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंक रहा था, क्योंकि उसको पता था कि स्लोअर बॉल को टाइम करना मुश्किल है। लेकिन रोहित ने उसी पॉइंट पर उस चीज को समझ के अपनी बैट स्पीड को जज किया एंड फिर अटैक करना शुरू कर दिया। बंदे ने पावर प्ले में अटैक किया, मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करी, एंड जब एक्सेलरेटर दबाया तो ऐसा दबाया कि मतलब किसी यंगस्टर्स की फ्लैशी इनिंग्स जैसी लग रही थी। ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर का मास्टर क्लास था। एंड मैच के बाद में जब रिटायरमेंट रूमर्स के ऊपर उनसे सीधा सवाल किया गया तो रोहित ने बस मुस्कुरा कर एक ही लाइन बोली कि अगर शोर नहीं होगा ना तो खेलने में मजा भी नहीं आएगा। मतलब आलोचना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, प्रेशर उनके लिए कोई आज की बात नहीं है। एंड शायद इसीलिए रोहित शर्मा है। कप्तान शुभमन गिल ने भी क्लियर कर दिया कि ड्रेसिंग रूम के अंदर रिटायरमेंट को लेकर कोई डिस्कशन ही नहीं था। मीडिया अपनी कहानी लिख रहा है, टीम अपना क्रिकेट खेल रही है। लेकिन यहां पर एक चीज मुझको जरूर बोलनी पड़ेगी कि ये सेंचुरी ना डिबेट खत्म नहीं करती, बल्कि उसको कहीं ना कहीं सिर्फ पोस्टपोन कर रही है। सिलेक्शन कमेटी सिर्फ एक इनिंग नहीं देखेगी, बल्कि वो कंसिस्टेंसी देखेगी, फिटनेस देखेगी, 2027 वर्ल्ड कप तक का रोड मैप कैसे क्या जाने वाला है वो भी देखेगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंचुरी रोहित के करियर का फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक पावरफुल कॉमा है। कहानी तो अभी बाकी है। अब यहां से ना थोड़ा इंटरेस्टिंग और हमारी स्टोरी हो जाती है वीडियो की, क्योंकि जब रोहित शर्मा सेंचुरी बना रहे थे उसी वक्त टीम इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी सामने आ गई। स्कोरबोर्ड को अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड ने 387 बनाए, इंडिया ने 360 बनाए। तो आप सोचकर देखिए कि आपका ओपनर 138 बना रहा है, उसका पार्टनर भी 70 ऑड बना रहा है, आपका जो वन डाउन बैट्समैन आ रहा है वो भी 60-70 ऑड बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मैच हार जा रहे हो। एंड मैं आपको बताऊं, इसका मतलब प्रॉब्लम बैटिंग में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। एंड मेरे हिसाब से प्रॉब्लम का नाम है ओवर डिपेंडेंसी। जब तक रोहित क्रीज पर थे, कोहली खेल रहे थे, गिल अच्छा खेल रहे थे, इंडिया चेज में फेवरेट दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ बिल्कुल सब कुछ रोड मैप के हिसाब से जा रहा है। लेकिन बड़े चेजेस में क्या होता है ना कि आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस चाहिए होती है, बड़े स्कोर्स चाहिए होते हैं। एंड फिर उसके बाद में जैसे ही रोहित आउट हुए, मोमेंटम इंग्लैंड के पास शिफ्ट हो गया। एंड ये सिर्फ इस मैच की कहानी नहीं, बल्कि पिछले कई सालों की ये पैटर्न बन चुका है। हम बार बार ये पैटर्न देख रहे हैं। और जहां तक मुझे ध्यान है ना, ये पैटर्न शुरू हुआ था जब रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग किया करते थे एंड वन डाउन कोहली आया करते थे। ये तीन बैटर्स ऊपर से कितने रन ठोक देते थे कि नीचे वालों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक सीनियर बैटर मैच को कंट्रोल कर रहा है एंड उसके बाद में पूरी इनिंग्स हिल जा रही है। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम किसी एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। उनके पास में प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। ऑनेस्टली मुझे इंडिया का प्लान बी अभी तक दिख ही नहीं रहा है। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जिसने मुझे सबसे ज्यादा टेंशन दी है। जसप्रीत बुमराह नहीं, मतलब ये बंदा जिस मैच में नहीं खेल रहा है उस मैच में आपको पता ही नहीं है कि बॉल फेंकनी कहाँ है। लॉर्ड्स की जो पिच है, अगर आप जाके देखेंगे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे,
लॉर्ड्स की जो पिच है वो एक तरफ से झुकी हुई है, इतनी नहीं झुकी है लेकिन हाँ एक तरफ से झुकी हुई है। ग्राउंड में भी एक तरफ ढलान है, एक तरफ अपहिल कहलाता है। एंड उस हल्की सी स्लाइड है ना, उसका फायदा बॉलर्स उठाते हैं। लेकिन हमारे बॉलर्स जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि उनको सिर्फ ये पता था कि भाई दौड़ के आके बॉल डाल के खत्म करना है। मतलब बुमराह के बिना इंडिया की बॉलिंग ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग करने वाला कोई है ही नहीं। एक समय था जब हमारे पास में शामी, सिराज, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, इतना उमेश यादव, इतना लीथल बॉलिंग अटैक था कि एक जाता था दूसरा आता था। आज की तारीख में एक जा रहा है तो दूसरे का पता ही नहीं आएगा कि नहीं आएगा। पावर प्ले में कंट्रोल नहीं है, मिडिल ओवर्स में प्रेशर नहीं है, डेथ ओवर्स में एग्जीक्यूशन नहीं है। इंग्लैंड ने लास्ट के ओवर्स में जो एक्सेलरेशन दिया उसने मैच के डायरेक्शन को ही बदल के रख दिया। जब भी बुमराह अनअवेलेबल होते हैं इंडिया का बॉलिंग अटैक पूरी तरीके से मतलब बेरंग हो जाता है। एंड ये देखना ना बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका है, क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होना है। बड़ा टूर्नामेंट होगा, वर्कलोड मैनेजमेंट भी होगा। क्या गारंटी है कि बुमराह हर मैच खेलेंगे? अगर एक प्लेयर अनअवेलेबल होते ही पूरी बॉलिंग यूनिट एक्सपोज हो जा रही है, एवरेज लगने लगती है, तो प्रॉब्लम सिर्फ प्लेयर की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम इंडिया का सबसे बड़ा होमवर्क है। देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं उन मूवमेंट्स की जो स्कोरबोर्ड में सिर्फ एक लाइन के तौर पर लगते हैं, लेकिन मैच में वही हमको सारा का सारा नैरेटिव जो है चेंज करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे बेन डकेट, उसको लाइफ मिली, बेथल को लाइफ मिली, रिव्यूज हमारे वेस्ट गए, एक्स्ट्राज हम लोगों ने बहुत दिए। एंड वही चीज़ें कहीं ना कहीं बाद में ना मैच विनिंग बन जाती हैं। देखिए, क्रिकेट एक बहुत ही फनी गेम है। कभी कभी मैच छक्के से नहीं बल्कि एक ड्रॉप कैच से भी हार जाती है टीम। एंड मुझे लगता है कि इस समय इंडिया को विकेट कीपिंग एंड फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर बहुत सीरियस होना पड़ेगा। हम कैचेस छोड़ रहे हैं, विकेट कीपिंग भी कल हमारी बिलो स्टैंडर्ड रही। एंड वर्ल्ड कप प्रेशर में ये मिस्टेक्स लग्जरी नहीं होती, ये टूर्नामेंट खत्म कर देती हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली आईपीएल देखा और उसमें जो कैचेस छूटे हैं, मतलब कितने कैचेस छोड़े गए हैं ये काउंट भी रखना मुश्किल हो चुका है। एक चीज जो मुझे बहुत ही कंटिन्यूसली फील हो रही है वो ये कि टीम बैलेंस, जैसे कि हार्दिक नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है, इवन शिवम दुबे को भी बेंच कर दिया गया। एक जेन्युइन सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास कल था ही नहीं। रिजल्ट, बैटिंग डेप्थ में हमारे कॉम्प्रोमाइज हो गया, बॉलिंग ऑप्शंस हमारे कॉम्प्रोमाइज हो गए, कैप्टन के पास में फ्लेक्सिबिलिटी जो थी वो थी नहीं। एंड साउथ अफ्रीका की कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें तो ये वीकनेस और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 12 महीनों में टीम इंडिया के सबसे पहले इसी पोजीशन को परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ देखना पड़ेगा कि भाई कौन हमारे लिए वहां पे खेलने वाला है। मैं इस सीरीज को सिर्फ इंडिया की हार के तौर पर नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं इसको एक तरीके की वार्निंग मानता हूं। वार्निंग ने ये क्लियर किया, मतलब रोहित खत्म हो गया इस बारे में नहीं, बल्कि उसने ये बोला कि प्रूव किया कि रोहित का शेर तो अभी भी जिंदा है, लेकिन हमारी बॉलिंग, मतलब कल को अगर रोहित को हर बार आप सुपरमैन बना के पेश कर रहे हो तो टीम इंडिया कभी कंप्लीट टीम नहीं बन पाएगी। अगर आप बुमराह को हमेशा सुपरमैन बना के रख रहे हो तो टीम कैसे कंपीट कर पाएगी? एक सेंचुरी आलोचना को चुप करा सकती है लेकिन बॉलिंग अटैक नहीं बना सकती। एक सेंचुरी हेडलाइंस बना सकती है लेकिन टीम बैलेंस नहीं बना सकती। एक सेंचुरी इमोशंस जीत सकती है लेकिन वर्ल्ड कप प्लानिंग नहीं। एंड शायद इसीलिए मेरे लिए लॉर्ड्स की सबसे बड़ी स्टोरी रोहित शर्मा की सेंचुरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि इस सेंचुरी के बाद भी टीम इंडिया का सबसे बड़ा सवाल वहीं के वहीं खड़ा है। रोहित ने तो अपना जवाब दे दिया है, अब बारी सिलेक्टर्स की है, अब बारी टीम मैनेजमेंट की है, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप किसी एक प्लेयर से नहीं बल्कि कंप्लीट टीम से जीता जाएगा। एंड मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड्स की ये हार टीम इंडिया को वही सेटबैक सिखा देगी जो शायद एक जीत कभी नहीं सिखा पाई। अगर आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा ने क्रिटिक्स को करारा जवाब दे दिया है लेकिन टीम इंडिया को अभी भी अपनी बॉलिंग एंड ऑलराउंडर पर काम करने की जरूरत है, तो अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक बने हुए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के इंसाइटफुल क्रिकेटिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।